डियर फ्रेंड्स, चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, चिल्ड्रन से रिलेटेड, चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और ये बच्चों के फोर्स लेबर, एम्प्लॉयमेंट और बेगार से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। तो चलिए देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट देखने वाले हैं, किस तरह से सेक्शन को अरेंज किया हुआ है, क्या क्या मेन डेफिनेशन है और इस एक्ट में क्या प्रोविजन है, और उसके बाद लास्ट में हम इसके बारे में लीडिंग केस देखेंगे। इस तरह से ये टॉपिक एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। इस पे लॉ स्टूडेंट के लिए एक बड़ा क्वेश्चन आता है और एक बड़े क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट मटेरियल इसमें है। अगर आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। तो जैसे आपको मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में फोर्स लेबर और बेगार के अगेंस्ट में और बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड प्रोविजन है आर्टिकल 23 एंड 24 में। और ये लिखा गया है कि अगर कोई इन आर्टिकल का वायलेशन करेगा तो वो विधि के अनुसार दंडित होगा। मीन्स अब इनके इनके कंट्रावेंशन में अगर कोई काम करता है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और इसी की पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने ये चाइल्ड एंड एडोलसेंट एक्ट 1986 बनाया है। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, अभी इसमें सेक्शन किस तरह से अरेंज है क्विकली ये देख लेते हैं। तो पहला पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जनरली आपको मालूम है सभी एक्ट के अंदर पार्ट 2 में स्कोप, नेम और एनफोर्समेंट डेट वगैरह होती है और उसकी डेफिनेशन पार्ट होती है सेक्शन 2 में। तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है स्क्रीन पे। पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में सेक्शन 3 से 5 तक बच्चों का सर्टेन ऑक्यूपेशन और सर्टेन प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोहिबिशन है, इसके बारे में सेक्शन है। और पार्ट 3 में सेक्शन 6 टू सेक्शन 13 है, जिसमें अगर सर्टेन चिल्ड्रन को अगर एम्प्लॉयमेंट किया जाता है तो वो कंडीशन ऑफ वर्क उसमें क्या होगी उसके बारे में बताया गया है। पार्ट 4 के अंदर मिसलेनियस है, जैसे लास्ट में सभी एक्ट में होता है। मिसलेनियस में जो विविध चीज़ें रह जाती हैं उसको कवर किया जाता है और इसके अंदर पेनल्टी और दूसरी विविध चीज़ें पार्ट 4 में आती हैं। तो इस तरह से टोटल 4 पार्ट हैं और टोटल 22 सेक्शन है। हालांकि बाद में अमेंडमेंट होकर के सेक्शन 14 के काफ़ी ABCD पार्ट हैं जो हम शॉर्ट में बाद में देखेंगे। तो चलिए अभी आगे शुरू करते हैं मेन डेफिनेशन। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, एक एडोलसेंट की डेफिनेशन और दूसरी चाइल्ड की डेफिनेशन। तो एडोल्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लोज 1 में है। तो एडोलसेंट का मतलब है कोई भी बच्चा जिसकी एज 14 साल से 18 साल के बीच में होती है, वो होगा एडोलसेंट। अभी दूसरी डेफिनेशन है चाइल्ड की। चाइल्ड वो बच्चा माना जाएगा इस कानून के हिसाब से जिसकी एज अभी तक 14 साल नहीं हुई है और 14 साल से कम है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एडोलसेंट मतलब 14 से 18 के बीच में और चाइल्ड मतलब 14 से नीचे, 14 साल से नीचे की उम्र वाला चाइल्ड है। डेफिनेशन सेक्शन के बाद अब हम चलते हैं की प्रोविजन पे। पार्ट 2 के की प्रोविजंस में सबसे पहला है सेक्शन 3, जो चिल्ड्रन को, अभी आप चिल्ड्रन का मतलब समझेंगे। चाइल्ड की डेफिनेशन जो हमने अभी देखी थी 14 साल से नीचे वाले बच्चों को। तो जितने भी 14 साल से नीचे वाले बच्चे हैं उनको इस सेक्शन में बताया गया है कि उनको किस तरह से किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में काम करने पर पाबंदी रहेगी। तो इसमें क्या प्रोविजन दिए गए हैं देख लेते हैं। तो कोई भी किसी भी बच्चे को किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में एम्प्लॉय नहीं कर सकता, रोजगार पे नहीं लगा सकता। ये माना जाता है कि 14 साल से किसी बच्चे को अगर कोई काम पे लगाता है तो उसका बचपन का शोषण किया जा रहा है और उसको पढ़ने के जो अवसर थे, उसको डेवलपमेंट के जो अवसर थे, उसको वंचित किया जा रहा है। इस सेक्शन में दो प्रोविजो हैं, दो एक्सक्लूजन है। अगर वही बच्चा अपनी फैमिली का कोई काम करता है फैमिली मेंबर के साथ में,
और वो भी स्कूल टाइम से अलग छुट्टी के टाइम पे, जिससे उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, तो उसको इसमें प्रोहिबिशन नहीं माना जाएगा। ऐसा काम वो करवा सकता है और पेरेंट भी उससे ऐसा काम ले सकते हैं, बिकॉज इंडियन कंडीशन में काफ़ी सारे वर्क फैमिली में होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वर्क हुआ और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में फैमिली मेंबर ही काम करते हैं, तो उसमें इसकी मनाही नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा है इसमें एक्सेप्शंस आर्टिस्टिक वर्क में। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब है जैसे फिल्म मेकिंग में, वीडियो मेकिंग में और म्यूज़िक वगैरह की इंडस्ट्री में बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को काम में लगाया जा सकता है। बट कंडीशन सेम ही रहेगी, एक तो उनकी सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा और उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए ये सारे काम, आर्टिस्टिक वर्क के काम भी उनके स्कूल टाइम के अलावा टाइम में ही करवाए जाएंगे। तो ये सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि कंट्रोल करता है चाइल्ड चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट और क्या क्या उसके अंदर एक्सेप्शन है उसके बारे में बताता है। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है सेक्शन 3A, ये बाद में जोड़ा गया है अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट में। इसमें एडोलसेंट को सर्टेन ऑक्यूपेशन और प्रोसेस में काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अब किन किन में लगाया गया है, तो इस एक्ट के बाद में एक छोटी सी शेड्यूल है, जिसमें कुछ शेड्यूल में उसमें लिस्ट दी हुई है जिसमें उनको काम करने के लिए मना किया हुआ है। तो मेनली हजार्डस एंड हजार्डस इंडस्ट्री में, माइंस या खदानों में और फायर और एक्सप्लोसिव नेचर की इंडस्ट्री में काम करने के लिए इस सेक्शन 3A में 14 से 18 साल तक के एडोलसेंट को काम करने की पाबंदी है, उनको कोई भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता इस काम पे। सेक्शन 4 ये बताता है कि सेक्शन 3 में जो हमने अभी शेड्यूल डिस्कस की थी, जिसमें करंटली अभी 3 आइटम है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अमेंड करके उन प्रोसेस को घटा या बढ़ा सकती है, ऐसी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 4 देता है। सेक्शन 5 में ये प्रोविजन है कि सरकार जब चाहे तो चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बना सकती है और ये कमेटी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगी और उनका बीच बीच में एनालिसिस करके रिपोर्ट देगी और उनके वेलफेयर के लिए जो भी नेसेसरी उपाय करने हैं वो रिकमेंड करेगी अपनी रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को। सेक्शन 5 सेक्शन 6 पार्ट 3 का पार्ट है और ये बताता है कि ये पार्ट 3 किन किन के लिए अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, पार्ट 3 सिर्फ एडोलसेंट के लिए अप्लीकेबल है, बिकॉज बच्चों का तो एम्प्लॉयमेंट अलाउ ही नहीं है सर्टेन एक्सेप्शंस के अलावा। तो यहाँ जो भी हम बातें करेंगे पार्ट 3 में, वो एडोलसेंट पे लागू होंगी और वो एडोलसेंट के बारे में डिस्कस की जाएंगी। तो सेक्शन 7 ये बोलता है कि काम करने के घंटे कितने होंगे और उनका पीरियड क्या होगा, किस दौरान में बच्चों से काम, एडोलसेंट से काम लिया जा सकता है। तो आप किसी भी एडोलसेंट को लगातार अपने एम्प्लॉयमेंट में रखते हो तो 3 घंटे से ज़्यादा उससे लगातार काम नहीं ले सकते। अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा उससे काम लेना है तो उसको 1 घंटे का बीच में ब्रेक देना पड़ेगा, ऐसा ये सेक्शन 6 बोलता है। और इसके अलावा ये भी बोलता है कि आप एक दिन में 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक एडोलसेंट से एक से 14 से 18 साल के बच्चे से अगर आप काम लेते हो तो आप 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते और बीच में 1 घंटे का ब्रेक देना होगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 7 घंटे आपके पास वो रहेगा जिसमें वो 6 घंटे काम करेगा। और दूसरा एक कंट्रोल ये है कि आप उससे ओवर टाइम नहीं करवा सकते। तो इस सेक्शन का कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आप एक एडोलसेंट से 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे ही काम ले सकते हो और जिसमें 1 घंटे का बीच में ब्रेक रहेगा। सेक्शन 8 वीकली हॉलिडे की बात करता है। तो सेक्शन 8 ये बोलता है कि आप बच्चे को वीक में एक बार उसको पेड हॉलिडे दोगे
और बच्चा एक ही जगह काम करेगा, वो दो जगह काम नहीं कर सकता। डबल एम्प्लॉयमेंट भी उसका मनाही है, प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 9 ये बोलता है कि जब ये एक्ट शुरू में इम्प्लीमेंट हुआ होगा, उस समय पे जिस किसी एम्प्लॉयर ने भी एडोलसेंट को अपने यहाँ नौकरी पे रखा होगा, वो इसका एक नोटिस इंस्पेक्टर को देंगे। वो इंस्पेक्टर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए अपॉइंट किया होगा कि मैंने इतने एडोलसेंट को अपने यहाँ पे एम्प्लॉयड किया हुआ है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन से एम्प्लॉयर के रिलेटेड है ये सेक्शन 9। सेक्शन 10, अगर मान लिया बच्चे की एज के बारे में डिस्प्यूट होता है, अथॉरिटी बोलती है उसकी एज कुछ है और एम्प्लॉयर बोलता है नहीं जी उसकी एज कम है, और एज का कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मेडिकल अथॉरिटी जो डॉक्टर है उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। उस पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट या क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। सेक्शन 11 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं एनी टाइम अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें वो जो भी एडोलसेंट उन्होंने अपने यहाँ एम्प्लॉय किए हुए हैं, जो भी बच्चों को काम दिया हुआ है, उसका अपडेटेड रिकॉर्ड रखेंगे। सेक्शन 12 एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और इसके अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉयर को अपने प्रमाइसेस में नोटिस बोर्ड पे सेक्शन 3 और सेक्शन 14 के प्रोविजन एज इट इज़ डिस्प्ले करने होंगे बड़े फॉन्ट में, जो रीड किए जा सके। तो बताइए सेक्शन 3 क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया? यस, सेक्शन 3 था कि आप 14 साल से छोटे बच्चे को अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं करेंगे। और सेक्शन 14 अभी आया नहीं है, तो सेक्शन 14 एक्चुअली पेनल्टी से रिलेटेड है कि अगर कोई इस एक्ट के कंट्रावेंशन में एम्प्लॉयर काम करता है या कोई भी वायलेट करता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, जो हम अभी आगे देखेंगे। सेक्शन 13 हेल्थ और सेफ्टी की बात करता है। तो जहाँ कहीं भी एडोलसेंट या बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, वहाँ पे उनकी हेल्थ और सेफ्टी का सारा ध्यान रखना है। टॉयलेट, बाथरूम, बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कैंटीन, वेंटिलेशन, जितनी भी जनरल चीज़ें इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 में बोली गई हैं, वो सारी यहाँ पे अप्लाई होती हैं। और मान लिया वहाँ पे कोई चीज़ मिस नहीं है और यहाँ पे ऐड की हुई है सेक्शन 3 में, तो वो एप्लीकेबल मानी जाएगी। सेक्शन 14 जैसा हमने अभी डिस्कस किया, पार्ट 4 का पार्ट है, और ये पेनल्टी से रिलेटेड है। तो अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पेनल्टी दी हुई है। तो पेनल्टी दो कैटेगरी में है। एक तो फर्स्ट वायलेंस, अगर मान लिया किसी एम्प्लॉयर ने बच्चे को फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय किया और पेरेंट ने भी फर्स्ट टाइम अलाउ कर दिया, तो क्या क्या उनको पेनल्टी होंगी। सेक्शन 3 और सेक्शन 3A के अंतर्गत क्या क्या उनका कंट्रावेंशन में अगर कोई करेगा तो क्या क्या पेनल्टी होंगी। तो एम्प्लॉयर को कम से कम 6 महीने की सज़ा और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, और फाइन हो सकता है 50,000 रुपये का। पेरेंट या गार्जियन को पनिशमेंट तभी मिलेगा जब उन्होंने कॉमर्शियल पर्पज के लिए बच्चे को एम्प्लॉय करवाया हो। हालांकि पेरेंट को फर्स्ट वायलेशन पे फर्स्ट बार में पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये था फर्स्ट वायलेशन का। अगर मान लिया वायलेशन रिपीट हो गई है, तो एम्प्लॉयर को क्या होगा, कम से कम 1 साल की सज़ा। पहले में 6 महीने की थी, लेकिन यहाँ पे 1 साल से कम की नहीं होगी, जो 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन 50,000 तक का हो सकता है। और पेरेंट और गार्जियन को भी सेकेंड ऑफेंस में, सेकेंड वायलेशन में 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये मेन पेनल्टी प्रोविजन है। इसके अलावा अगर इस एक्ट के कोई दूसरे प्रोविजन को भी कोई वायलेट करता है, जैसे मान लिया नोटिस डिस्प्ले नहीं किया, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, दूसरे हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की सेक्शन 30 की, तो भी इसमें 1 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो सेक्शन 14 मेन पेनल्टी की बात करता है। सेक्शन 14A और दूसरे कुछ प्रोविजन सेक्शन 14 में बाद में अमेंड हुए हैं। इसमें यह बताया गया 14A में कि सेक्शन 3 और 3A का जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल होगा। कॉग्निजेबल का मतलब ये संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध का मतलब इसकी FIR दर्ज की जा सकती है किसी भी पुलिस स्टेशन में।
40B ये बोलता है कि गवर्नमेंट बच्चों के लिए एक रिहेबिलिटेशन फंड बनाएगी। अब जो भी एम्प्लॉयर को पेनल्टी दी जा रही है, जो जितना भी पैसा उसमें आएगा वो फंड में जाएगा और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट गवर्नमेंट भी इसमें जमा करेगी। और जिसका उपयोग कहाँ किया जाएगा बताइए? यस, बच्चों के रिहेबिलिटेशन और वेलफेयर के लिए। तो जो बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं, जो लावारिस बच्चे हैं और वो एम्प्लॉय किए हुए पाए जाते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी केयर के लिए इस फंड का यूज किया जाएगा। 14D ये बताता है कि ये ऑफेंस इसके अंदर जो किए जाएंगे वो कंपाउंडेबल होंगे कि नहीं होंगे। कंपाउंडेबल मतलब उन पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 3 और 3A के जो ऑफेंस हैं वो ओनली फर्स्ट टाइम कंपाउंडेबल होंगे, लेकिन अगर रिपीट होंगे तो फिर वो कंप्रोमाइज नहीं किए जा सकते, और बाकी दूसरे कंपाउंडेबल हो सकते हैं। सेक्शन 15 ये बोलता है कि अगर किसी दूसरे एक्ट या लॉ में बच्चों से रिलेटेड कोई कोई पेनल्टी का प्रोविजन है, उसमें अगर वो कम है या ज़्यादा है, तो जब इस एक्ट को रेफर किया जाएगा बच्चों के केस में, तो उसकी पेनल्टियों को इसके रेफरेंस में मॉडिफाइड मान लिया जाएगा। मतलब ये अप्लाई हो जाएंगी वहां पे और वो वाली अप्लाई नहीं होंगी बच्चों के केस में। अच्छा, अभी प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑफेंस ये होगा कि आप इसकी कंप्लेंट कोई भी पर्सन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कर सकता है। इसमें लोकस स्टैंडाई की डॉक्ट्राइन के लिए रिलैक्सेशन है, क्योंकि बच्चा तो अबोध भी है और वो बेचारा काम में लगा है, तो उसको पता भी नहीं मुझे कहीं कंप्लेंट करना है कि नहीं करना है। तो कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। और जहाँ तक एज का मैटर है, जैसे हमने डिस्कस किया था पीछे, जो मेडिकल अथॉरिटी है उसका डिसीजन एज के लिए फाइनल माना जाएगा। सेक्शन 70, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस एक्ट को ठीक से लागू किया जाए तो उसके लिए इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकती है, लेबर इंस्पेक्टर का या दूसरे किसी भी इंस्पेक्टर का। अच्छा, सेक्शन 70A ये बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि अलग अलग एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी अलग अलग होती है। जैसे फैक्ट्री एक्ट है तो उसके फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते हैं, उसका डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता। तो यहाँ पे डीएम इसके लिए अथॉरिटी है। और इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स या नोटिफिकेशन बनाए जाएंगे सेक्शन 19 के अंतर्गत, वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में उसका सत्र या सेशन शुरू होने के 30 दिन के अंदर अंदर रखे जाएंगे उसके रिव्यू के लिए, लेजिस्लेटर के या पार्लियामेंट के रिव्यू के लिए। अच्छा, अभी ये 20 सेक्शन ये बोलता है कि अगर दूसरे किसी कानून में बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो ये एक्ट उनको प्रतिबंधित नहीं करता, उनको बार नहीं करता या उनको डीएक्टिवेट नहीं करता, वो भी इक्वली लागू रहेंगे। अभी इस पे लीडिंग केस देख लेते हैं। लीडिंग केस एक बहुत ही बढ़िया लीडिंग केस है इसमें, जो आपने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी देखा होगा, MC मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1996। ये शिवाकाशी केस है, आपको ध्यान होगा। पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री में ज़्यादातर बच्चों को एम्प्लॉयड किया जाता है। तो इस केस के अंदर देखा था कि बच्चों की दशा जो पटाखा इंडस्ट्री में या फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं बहुत ही दयनीय है। और जब MC मेहता जी ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रखा तो बाद में गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के निर्देश दिए और बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को ऐसी हजार्डस इंडस्ट्री में करने के लिए बंद करने के दिशा निर्देश दिए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस छोटे से एक्ट के प्रोविजन क्लियर हुए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई क्वेरी या डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को उनके बेनिफिट के लिए शेयर करिए। थैंक यू अगेन।